स्वागत है आपका स्टडी विद स्लेट में। मैं सत्यम पाठक आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज जो हम देखने वाले हैं वो आज हम सम्राट हर्षवर्धन के बारे में देखने वाले हैं। अभी तक हमने गुप्त काल के बारे में देख लिया है। गुप्त काल के बारे में हमने बहुत ही अच्छे से देखा था। उसमें जो भी अभिलेख लिखे गए हैं, जो भी पुस्तकें लिखी गई हैं और किसने किसने वो पुस्तकें लिखी हुई हैं, उनके बारे में हमने अच्छे से देखा था। और नालंदा विश्वविद्यालय, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और इन सब के बारे में भी हमने बहुत ही अच्छे से देख लिया था। तो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो कृपया पहले उस वीडियो को देखें, उसके बाद में इसको देखेंगे, तभी आपको एक जो कनेक्शन होता है वो आपको बन जाएगा और आपको बहुत ही अच्छे से ये चीज़ें याद हो जाएंगी। आज हम सम्राट हर्षवर्धन के बारे में देखने वाले हैं और इसी के साथ हमारा एंशियंट हिस्ट्री जो है, जो हमारा एंशियंट इतिहास है, वो हमारा ख़त्म हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, इसके बाद में हम पूर्व मध्यकालीन भारत की जो इतिहास है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं सम्राट हर्षवर्धन के बारे में। तो इसके पहले की जो स्टोरी हम आपको वो कर देते हैं कि देखिए, जब भी कोई बड़ा साम्राज्य आता है ना, उसके बाद में जैसे ही वो साम्राज्य का समाप्ति होती है, उसका अंत होता है, तो बहुत से छोटे छोटे जो राजा होते हैं, जो क्षेत्रीय राजा होते हैं, वो अपने आप को मान लेते हैं कि हमसे ऊपर अब कोई नहीं है। अब जो गुप्त वंश था, उसके जो राजा थे वो बहुत ही अच्छे राजा थे, ठीक है, लेकिन अब जब गुप्त वंश नहीं है तो अब हम ना ही किसी को टैक्स देंगे ना ही कुछ देंगे, अब हम अपने आप में सम्राट हैं। इस तरह से ये मतलब हर समय ये हुआ है और इस समय भी गुप्त काल के बाद में भी यही चीज़ हो जाती है, जहाँ पर जो छोटे छोटे राजा होते हैं वो आकर मतलब अपना क्षेत्र वो कर लेते हैं कि हम ही महान हैं। इसी के साथ जो सम्राट हर्षवर्धन है ये आते हैं और कुछ समय के लिए वही जो गुप्त काल का जो क्षेत्र था उसी क्षेत्र में मतलब उत्तर भारत में ये अपना अधिकार कर लेते हैं और अपने समय तक, जब तक ये राज करते हैं तब तक ये सम्राट रहते हैं। ठीक है, तो चलिए इनके बारे में अब हम देखते हैं। इसमें गुप्तोत्तर काल में कुछ जो छोटे छोटे वंश आए हैं, हम पहले उनके उनके बारे में देख लेते हैं। किस क्षेत्र पर आए हैं और कौन राजा हुआ है उनके बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, बस इसके बारे में ज़्यादा नहीं देखना है। जैसे कि पहले नंबर पर आया है मैत्रक वंश। मैत्रक वंश का स्थान कहाँ था? वल्लभी। मैत्रक वंश का स्थान था वल्लभी। वल्लभी आपको पड़ता है जो इस समय पे है, तो वहाँ पर के ये राजा थे। मैत्रक वंश जो चला था वो वल्लभी में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, वहाँ के जो शासक थे वो भट्टार्क और धर्मसेन चार। वहाँ के जो शासक हुए थे भट्टार्क और धर्मसेन जो चौथे नंबर के थे, वो वहाँ के कुछ अच्छे राजा थे जिनका नाम इतिहास में है। बस इनका शासनकाल सबसे अधिक रहा था, इनका शासनकाल अधिक समय तक रहा था, क्योंकि गुजरात वाले क्षेत्र में थे, यहाँ मध्य भारत में थे नहीं। मध्य भारत में जो भी राजा बनाए उनके युद्ध बराबर होते रहे हैं। गुजरात में हो गया, साउथ में हो गया, वहाँ पे जो राजा हुए ना उनका आपस में ही युद्ध हुआ है। वैसे अभी आगे हम उनके बारे में और देखेंगे। ठीक है, दूसरे नंबर पे आते हैं हमारे, कौन आते हैं? परवर्ती वंश दूसरे नंबर पर है। इनका स्थान कहाँ था? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र जो कि हम अभी तक देखते आ रहे हैं, बिहार की जो इस समय वर्तमान राजधानी है, जो शहर है, उसी शहर का प्राचीन नाम है ये। तो पाटलिपुत्र पर मौर्यों का वंश था। गुप्त जो वंश चला उन्होंने भी काफ़ी समय तक वो किया। अब इस समय के बाद से पाटलिपुत्र का जो मतलब ये था ना कि भैया वहाँ भी जिसने राज कर लिया तो संपूर्ण भारत पर वो राज करेगा, यहाँ से वो चीज़ थोड़ा हल्की होने स्टार्ट हो जाती है और जो दूसरी जगह बनती है उसके बारे में यहीं से हम देखेंगे कि कौन सा वो क्षेत्र था जहाँ का हर राजा ये चाहता था कि अब हम उस क्षेत्र में राज करें, तभी हम संपूर्ण भारत पर अधिकार कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे। तो ये जो इस वंश का स्थान कहाँ था? पाटलिपुत्र था। यहाँ का शासक जो था वो महासेन गुप्त था। महासेन गुप्त यहाँ के शासक थे और इनका सदैव मौखरी वंश से संघर्ष रहा है। जो मौखरी वंश था, अभी देखने वाले हम, मौखरी वंश से इनका संघर्ष हमेशा रहा है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे कौन, ये वंश हो गए। अब इसके बाद देखते हैं गौड़ वंश। गौड़ वंश काफ़ी फेमस है। इनका स्थान था बंगाल, बंगाल से थे और इनके जो शासक था ना वो, उसका नाम था सांग नाम था। तो इसका कुल मिला के ये इसने बोधि वृक्ष हंता की उपाधि से प्राप्त है। क्यों? क्योंकि इसने बोधि वृक्ष को हटवा दिया था। बोधि वृक्ष को इसने पूरा वो करवा दिया था कि हटाओ इसे। बोधि वृक्ष बौद्ध धर्म का सबसे महान स्थान, जहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोधि वृक्ष के नीचे, तो उस वृक्ष को इन्होंने हटवा दिया था।
तभी इनको उपाधि भी मिली थी बोधि वृक्ष हंता। ठीक है, इनके समय में क्या हुआ था कि थानेश्वर और कन्नौज इनकी सदैव शत्रुता ही रही है। इन्हीं की स्टोरी है जो हम आगे अभी देखने वाले हैं। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं मौखरी वंश। ये है हमारा सबसे इस समय का सबसे महान वंश आप बोल लीजिए। इसका स्थान था कन्नौज, यही है वो स्थान कन्नौज, जहाँ का अब इस समय की परिस्थिति ऐसी हो गई थी कि जो भी राजा था वो ये चाहता था कि अगर हम कन्नौज पर अपना अधिकार कर लेंगे तो हम संपूर्ण भारत पर अपना अधिकार कर सकते हैं। ये कन्नौज वो क्षेत्र हो चुका था अब इस समय से। और ये मान के चलिए कि जो वो शेरशाह सूरी तक कन्नौज एक बहुत ही फेमस जगह रही है, अभी भी है, लेकिन शेरशाह सूरी तक ये जगह काफ़ी फेमस रही है। ठीक है, इसके शासक कौन थे? हरिवर्मन और ग्रहवर्मन। इसके जो शासक थे हरिवर्मन और ग्रहवर्मन इसके शासक थे। इन्होंने पूर्वी भारत को हूणों से बचाया था। पूर्वी भारत जो है उसको हूणों से बचाया था। हूणों जो बाहरी आक्रमणकारी थे उनसे, मतलब हूणों से इसने बचाया था। ठीक है, अगले आते हैं हमारे पुष्यभूति वंश। पुष्यभूति या वर्धन वंश यही है जिनसे हर्षवर्धन निकले हैं। इनका स्थान था थानेश्वर, हरियाणा। इनके शासक थे पुष्यभूति, प्रभाकर वर्धन, राजवर्धन और हर्षवर्धन। ठीक है, और गुप्त वंश के बाद में सबसे बड़ा साम्राज्य इन्हीं का ही था। गुप्त वंश के बाद में सर्वाधिक जो साम्राज्य हुआ है वो इनका ही साम्राज्य हुआ है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं यहाँ से हर्षवर्धन के बारे में। अब हर्षवर्धन जो कि इस समय के सबसे महान सम्राट हुए हैं उनके बारे में देख लेते हैं। इनका समय काल है 606 ईसा पूर्व से 647 ईसा पूर्व तक। ये आप मोटा मोटा याद कर सकते हैं कि 600 साल के बाद में, ईस्वी के 600 साल के बाद में इनका ये आते हैं और लगभग आधी शताब्दी तक इनका शासनकाल रहता है। आप मोटा मोटा इस तरह से याद इनका वो कर सकते हैं। यह पुष्यभूति वंश का राजा था। इसे अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है। हाँ, इन्हें अंतिम हिंदू सम्राट भी कहा जाता है क्योंकि इसके बाद में हिंदू राजा तो बहुत हुए हैं लेकिन हिंदू सम्राट नहीं हो पाए। सम्राट का मतलब जिसका पूरे भारत पर राज हो। ठीक है, तो उस तरह से इस वजह से इनको अंतिम हिंदू सम्राट भी कहा जाता है। ठीक है, इनके जो फादर थे वो कौन थे? प्रभाकर वर्धन, माता यशोमती, बड़ा भाई राजवर्धन और बहन राजश्री। इनके बारे में हम क्यों देख रहे हैं अभी देखेंगे हम। पूरी की स्टोरी है, बहुत ही अच्छी स्टोरी है जिसको अगर आपने समझ लिया ना फिर आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है इनकी अगर स्टोरी याद है। ठीक है, अब हम इसके बाद में देख लेते हैं। हमने पिछले वीडियो में भी देखा था हर्षवर्धन की रचनाएं। हर्षवर्धन की जो रचनाएं हैं वो कौन कौन है? नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। ये इनकी 3 रचनाएं थी। ठीक है, जो आपको याद करनी है क्योंकि हमेशा आती रहती हैं। 605 ईस्वी में थानेश्वर में राज्यवर्धन शासक बना। गौर से देखिए, ये हर्षवर्धन की जगह राजवर्धन नहीं लिखा हुआ है, ये राजवर्धन ही लिखा हुआ है। 605 ईस्वी में जो हमारा मौखरी वंश था जो कि हमने अभी यहाँ ऊपर देखा है, ये थानेश्वर वाला, तो यहाँ से जो राजवर्धन था जो इनके बड़े भाई थे वो राजा बनते हैं थानेश्वर में। कब? 605 ईस्वी में। ठीक है, इसी समय पर मालवा में देवगुप्त एवं बंगाल में शशांक शासन कर रहे थे। ठीक है, अभी हमने देखा जो बंगाल में जो गौड़ वंश के से थे वो दिए थे, और मालवा में देवगुप्त और बंगाल में ये दोनों शासन कर रहे थे। ठीक है, अब होता क्या है कि देवगुप्त और शशांक ने मिलकर कन्नौज पर हमला किया और हमला करके ग्रहवर्मन जो वहाँ के राजा थे ग्रहवर्मन को मार दिया और उनकी पत्नी राजश्री को अगवा करके बंगाल ले गए। राजश्री वही हैं राजवर्धन और हर्षवर्धन की बहन जी। जो उनकी बहन थी उनकी ही शादी हुई थी, जो कन्नौज राज था वहाँ पर उनकी जो एक तरह से शादी हुई थी। लेकिन अब मालवा का राजा था देवगुप्त और बंगाल का राजा था ये शशांक। तो दोनों लोग मिलकर कन्नौज पर हमला करते हैं क्योंकि बताया है कि कन्नौज वो क्षेत्र था जहाँ से हर कोई राजा चाहता था कि हमें यहाँ पर शासन करने को मिल जाए, हमें यहाँ पर अधिग्रहण करने को मिल जाए। तो इस वजह से यहाँ पर हमले होते रहते थे। ठीक है, तो जो देवगुप्त था उसने बंगाल के राजा का साथ दिया और यहाँ पर कन्नौज पर उसने हमला किया। हमला करके जो राजा था उसको हरा दिया और उसकी जो वाइफ थी, पत्नी थी राजश्री, उसको अगवा करके बंगाल ले गया। ठीक है, अब इसकी जानकारी मिलती है कहाँ? थानेश्वर, हरियाणा। हरियाणा से राजवर्धन आता है और वो करता है मालवा में, मालवा के जो राजा था देवगुप्त उस पर हमला करके उसको मार देता है।
ठीक है। तो जो दो लोग थे जिन्होंने हमला किया था, तो उसमें मालवा का जो देवगुप्त था उसको तो राजवर्धन ने मार दिया, लेकिन जो बंगाल का राजा था जिसने जिसने हमला किया था कन्नौज पर, उसने राजवर्धन को मार दिया। कि जब राजवर्धन खत्म हो जाता है तो उसका छोटा भाई जो होता है हर्षवर्धन, 16 साल की उम्र में वो अपनी सेना लेकर आता है, सीधे बंगाल जाता है और बंगाल का जो राजा होता है ना उसको मार देता है, ठीक है। और वो अपनी बहन को वापस लेकर आता है राजश्री को, और कन्नौज पर बैठाल देता है कि कन्नौज पर आप अपना अधिकार करिए और आप ही राजा बन के अधिकार करिए, ठीक है। और थानेश्वर पे राज उसका हर्षवर्धन का राज स्टार्ट हो जाता है। इस तरीके से अब हम देख लेते हैं, ये हमने देखा। अभी इसके बाद में राजवर्धन ने देवगुप्त को हरा दिया और शशांक ने राजवर्धन को मार दिया, ठीक है। ये तो ये हो गया। 16 वर्षीय हर्षवर्धन ने शशांक को मारकर बहन राजश्री को कन्नौज का शासक बनाया, ठीक है। यही वो स्टोरी है। आपको एक दो बार आप देखेंगे तो आपको याद हो जाएगी अच्छे से। मैं एक बार और इसको रिपीट वो कर देता हूँ कि बंगाल का राजा शशांक और मालवा का राजा देवगुप्त, दोनों लोग मिलकर कन्नौज पर हमला करते हैं, ठीक है। चलिए मैं आपको मैप के सहायता से आपको बता देता हूँ। देखिए, जैसे कि ये अगर आप देखेंगे तो बंगाल आपका ये हो गया, उस समय पर बंगाल ये झारखंड और उड़ीसा सब बंगाली था, और मालवा आपका ये हो गया उज्जैन वाला क्षेत्र, एक तरह से जो एमपी है, एमपी मान लीजिए। कन्नौज आपका ये हो गया, जहाँ पे लखनऊ के थोड़ा नीचे ये कन्नौज हो गया, और थानेश्वर हरियाणा ये यहाँ पर हो गया, ठीक है। तो मालवा का राजा देवगुप्त यहाँ से था, जो बंगाल का राजा वो यहाँ से था, और थानेश्वर से जो राजवर्धन और हर्षवर्धन थे वो लोग यहाँ से थे। इनकी बहन की शादी हुई थी यहाँ पर, कन्नौज का जो राजा था वहाँ पर। लेकिन अब मालवा से देवगुप्त और बंगाल से शशांक दोनों मिलकर कन्नौज पर कर देते हैं हमला। राजा को मार के जो उनकी पत्नी होती हैं राजश्री, उनको ले जाते हैं बंगाल, ठीक है। तो जो यहाँ पर राजवर्धन, जिसका पहले राजवर्धन ही जाता है, तो वो जाके पहले मालवा के जो देवगुप्त होता है उसको हरा देता है, ठीक है। फिर लेकिन जो शशांक होता है वो जाके राजवर्धन को वो कर देता है, हरा देता है। तो 16 वर्षीय हर्षवर्धन वो यहाँ से अपनी सेना लेकर जाता है और शशांक को बिल्कुल हरा के, और जो उनकी बहन होती है राजश्री, उनको वापस लेके कन्नौज पर उनको बोल देता है कि अब आप यहाँ पर शासन वो करिए, ठीक है। और थानेश्वर पर वो अपना राज करता है। हाँ, लेकिन वो अपनी उसके ऊपर छाया, मतलब बहन अगर राज कर रही हैं तो जो हर्षवर्धन होता है वो हमेशा वो करता है, कोई भी राजा अगर आक्रमण करेगा तो पहले उसका आक्रमण मुझसे होगा, एक तरीके से, ठीक है। तो मतलब वो ये हो जाता है। ये था, इस तरह से इनका जो युद्ध होता है, ठीक है। अब यहाँ से अब ये आप मान के ये चलिए कि युद्ध स्टार्ट हो गए हैं और युद्ध के साक्ष्य भी अच्छे खासे मिलते हैं। तो अब आपको यहाँ से युद्ध बहुत सारे देखने हैं कि जो भी वंश आए उन सब में युद्ध ही युद्ध हुए हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, अच्छा हाँ, अब हम यहाँ से देखते हैं हर्ष का दरबारी कविता बाणभट्ट। हर्ष का दरबारी कविता बाणभट्ट एकमात्र शासक पुलकेशिन सेकेंड बादामी के चालुक्य वंश से था। इसने हर्षवर्धन को पराजित किया था नर्मदा नदी के किनारे। जो नर्मदा नदी है जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत को आपस में मतलब वो करती है, मानते हैं एक तरीके से, तो वहाँ पर एक युद्ध हुआ था। पुलकेशिन जो सेकेंड थे, बादामी के चालुक्य वंश से थे, उनसे युद्ध हुआ था हर्षवर्धन का। तो हर्षवर्धन उनको मतलब हर्षवर्धन हार जाते हैं, और एकमात्र युद्ध होता है जिसमें हर्षवर्धन हारते हैं। बाकी हर्षवर्धन जितने भी युद्ध लड़ा है सारे के सारे जीता है, ठीक है। अब हम और देख लेते हैं। 629 ईस्वी में ह्वेनसांग, चाइना वाले ह्वेनसांग भारत आता है और 645 ईस्वी तक भारत में ही रहता है, ठीक है। 629 में आता है और 645 तक भारत में ही रहता है। 16 वर्ष वो भारत में ही रहता है। अभी वो 16 वर्ष करता क्या है वो हम देख लेते हैं। इसने नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की। हमने पिछले वीडियो में ये नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में पूरा अच्छे से बताया था। अब आप कमेंट करके ये बताइए कि किसने बनवाया था, किस गुप्त शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया था, ये आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक है। इसकी पुस्तक थी सी यू की, इसका जो चाइनीज़ लैंग्वेज में है इसकी पुस्तक सी यू की, चाइनीज भाषा बोलते हैं नहीं, शू की, हाँ, उसका मतलब इंग्लिश में होता है द लाइफ, मतलब उसका जो जीवन था उसने मतलब उस बारे में लिखा हुआ है। इस पुस्तक, अब उसने यहाँ पर 16 साल रहा है। इस पुस्तक में भारत के भी बारे में कुछ जानकारी मिलती है, वो हम देख लेते हैं। बौद्ध धर्म 18 समुदायों में विभक्त था। इसी पुस्तक के अनुसार जो थे वो शूद्र कहे जाते थे, ठीक है। हर्षवर्धन को साहित्यकार शासक कहा है।
इसी ने साहित्यकार शासक कहा है। जब ये तीन तीन उसने रचनाएं लिखी हैं और राजा है तो साहित्यकार तो हो ही गया। नालंदा विश्वविद्यालय में 100 गांवों के राजस्व से भोजन परोसा जाता था। अब आप ये अंदाज़ा लगाइए कि उस समय पर नालंदा विश्वविद्यालय में कितने ज़्यादा लोग रहते थे। नालंदा यूनिवर्सिटी, ठीक है, उस समय की वो मतलब सबसे विख्यात यूनिवर्सिटी थी। चाइना से लोग यहाँ पढ़ने आते थे, बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने आते थे यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से था ये गुप्तोत्तर काल का जो समय था उसके बारे में हमने देखा, हर्षवर्धन के बारे में हमने देखा। अब इसके बाद में एंशियंट हिस्ट्री खत्म हो जाती है। अब हम जो अगला वीडियो जो आएगा हमारा, हम उसमें पूर्व मध्यकालीन भारत के बारे में देखेंगे, जिसमें हम लोग बहुत ही महान महान राजाओं के बारे में देखेंगे, जैसे कि हमारे में हम लोग बहुत ही अच्छे से देखने वाले हैं। तो अगर आप यहाँ तक आए हैं तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिए। धन्यवाद, नमस्कार।